गहन साथियों, आज हमारी साइकोलॉजी की चौथी क्लास और इसमें हम लोग कर्तव्यबोध और दायित्वबोध को समझेंगे। लेकिन मैं एक आप लोगों को नियम बता दूं मनोविज्ञान पढ़ने का, मनोविज्ञान से आचरण करने का। इसके आप जितने बेसिक नियम समझेंगे पढ़ेंगे, उन्हीं नियमों के अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में आचरण करेंगे, तब तो आप मनोविज्ञान समझ जाएंगे। और उसी हिसाब से आप लोगों को स्थिति बना के प्रश्न किए जाते हैं इंटरव्यू में, वही स्थिति बना के आप लोगों से रिटन पेपर में जो लिखित परीक्षा सेकंड पेपर में 10 प्रश्न डाले थे, इस बार थोड़ा मुझे लगता है कि और उसका वजन बढ़ाया जाए, 10 से 15 भी कर सकते हैं। तो आप तभी हल कर पाएंगे जब आप बेसिक नियम समझेंगे। और बेसिक नियम यदि आप नहीं समझेंगे तो मनोवैज्ञानिक को यदि आप साइकोलॉजी को रखने के आपसे हेल्प करना चाहें किसी प्रश्न को, तो कभी नहीं कर सकते, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कुछ आपको यथास्थिति मतलब तुरंत क्षणिक सुख तो मिल सकता है ऐसी चीजों को रटने में, और तुरंत हल करने की स्थिति में आप किसी भी इंटरव्यू को देखते हैं तो तुरंत उनकी बातें सुनकर और उसी स्थिति को हल करने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन आपके सामने जो स्थिति बनेगी वो आप कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है, आप लोगों को कोई घबराना नहीं है। जो मैं पढ़ा वो आपको पढ़ना है, केवल समझना है। यदि आप साइको वाली क्लासों को ना लिखना चाहे तो नहीं ले सकते, केवल साइको जितना भी आप समझेंगे उतना ही आप परिपक्व होते चलेंगे। यदि आप चाहेंगे कि हम इसको रटें और आप व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप साइको सीख ही नहीं पाएंगे। यही एक विशिष्ट नियम है साइकोलॉजी का, और यही यदि आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि कम से कम जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो भी साथी जिसको मेरी क्लास अच्छी या कुछ उनके लिए सकारात्मक मेरा ज्ञान उपयोग में आ सके, तो वो थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 25 से 30 बच्चे यदि लगातार हमारे साथी लाइक करते चलेंगे तो मुझे ये मतलब एक गर्व की अनुभूति होगी कि मेरे साथ 25 से 30 जो साथी हैं वो सीरियस हैं, और उन्हीं को मैं अंततः फुल सपोर्ट करूंगा। तो इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कम से कम 25 से 30 लाइक कर दिया करो, और जिससे मुझे मेरा आत्मविश्वास या आत्म उत्साह ज्यादा में होगा, तो मैं और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को ऐसा ज्ञान साइको के क्षेत्र में जीके में लेकिन जीके करंट की मैं वही आपको क्लासें दूंगा जो आपके लिखित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं वो कोई ज्ञान ऐसा लेके नहीं आऊंगा कि जिसमें आप लोगों का टाइम खराब हो, आप भ्रमित हो। केवल मैंने जो भी अभी 2-3 क्लासें चाल ली हैं वो आप लोग जरूर ईमानदारी से पढ़ लेना। यदि नहीं पढ़ेंगे तो आपसे हो सकता है कि 1 से 2 प्रश्न गलत करके आ सकते हैं आप परीक्षा में। तो उनको जो भी मेरी क्लास जीके की आए उसको बड़ी सीरियस से देखा करो और लिख लिया करो। साथ में मैं उसी को करंट से जोड़कर घटनाओं से बता भी देता हूँ कि ये चर्चाएं रही हैं करंट की, और इससे ये हमारा जो बेसिक या बैकग्राउंड है इससे ये प्रश्न निकल सकते हैं। तो अब सीधे हम आ जाते हैं हमारे कर्तव्यबोध पर। एक होता है कर्तव्यबोध, एक होता है दायित्वबोध। इसको समझना बस है कि आखिर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। कर्तव्यबोध होता है एक विशिष्ट कार्य के लिए। आप धर्मगुरु हैं, चाहे आप मौलाना है, किसी भी धर्म में आप कर्मकांड संबंधी कोई हवन पूजन पाठ ऐसा करवाते हैं तो ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। ये आपका वो एक विशिष्ट कार्य हो गया। कर्तव्य का होता है इंग्लिश में ड्यूटी। अब दायित्वबोध होता है, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कार्य के लिए नहीं होता है, इसका होता है व्यापक अर्थ। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए आप जवाबदेह हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप सबसे उत्तम निर्णय लें उसके लिए। मान लो, और एक साधारण मैं अर्थ में समझाता हूं, आप यदि अध्यापक हैं, धर्मगुरु एक रिलीजियस टीचर ही मानते हैं, धर्म शिक्षक हैं, तो आपका कार्य है वो धर्म सैनिकों को पढ़ाना या धर्म की शिक्षा देना। लेकिन आप दायित्व का बोध, उत्तरदायित्व का बोध यदि चाहते हैं कि हमारे अंदर जगे, तो आपका फिर कर्तव्य है कि आपके सैनिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करें, साथ में उस धर्म के अनुसार आचरण करें, और आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो ये सारी चीजें एक सद्भावना के तौर पर ग्रहित करें। तो ये दोनों में अंतर है। इसका दायित्वबोध धर्मगुरुओं में होना ज्यादा जरूरी है बशर्ते सैनिकों की। सैनिकों में तो ज्यादा महत्वपूर्णता कर्तव्यबोध की रहती है, लेकिन जो धर्मगुरु बन के जाते हैं, धर्म शिक्षक बनते हैं, उनके लिए दायित्वबोध बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों को आपको 2 शब्द समझाने तो ये आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग
और आगे मुद्दे पर इसका मैं प्रैक्टिकल बताता जाऊंगा कि आखिर दायित्व का और कर्तव्यबोध का क्या प्रैक्टिकल है और कैसे हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारे नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आ जाते हैं, यदि हम लोगों को उन्नत समाज की रचना करनी है तो उस समाज में, उस देश के नागरिकों में यदि हम लोगों को उन्नत समाज बनाना है हमारे देश में, तो उस देश के या उस समाज के या नागरिकों में कर्तव्य दायित्व की चेतना का जागरण बहुत जरूरी होता है। देखो, जिस देश के नागरिकों में कर्तव्य और दायित्वबोध का यदि गुण पैदा हो जाता है या वो अपना निर्माण कर लेते हैं, तो वहां समझ लेना आपकी उन्नत समाज की स्थापना होती है। आप ये उत्तरदायित्व का बोध या कर्तव्यनिष्ठ का बोध किसी भी समाज में भय और यंत्रणा, डर, इससे पैदा नहीं कर सकते। आप चाहे कि किसी नागरिक को राष्ट्रभक्त बना दें, देशभक्त बना दें, तो इन सारी चीजों से कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी समाज, आप किसी भी समाज के या किसी भी व्यक्ति को दंड और भय के डर से कब तक पूरा उसका जीवन तो इसमें रख नहीं सकते। यदि पूरा जीवन ऐसा रहेगा तो वो एक स्वस्थ समाज कभी हो ही नहीं सकता है, वो स्वस्थता की ओर बढ़ेगा नहीं, हमेशा ही इसमें कोई ना कोई कमियां आती नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी सैनिक में, किसी भी नागरिक में भय, यंत्रणा और डर के माहौल से उसको कर्तव्यबोध या दायित्वबोध की अनुभूति नहीं करवाना है। वो स्वयं से जब तक अपने अंदर से अपना दायित्व नहीं समझेगा कि ये मेरा दायित्व है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ये मेरा कर्तव्य है, इसकी सुरक्षा करना है मुझे, ऐसे सद्गुणों का प्रचार करना है, ऐसी सद्भावना, ऐसा प्रेम, ऐसी अहिंसा, ऐसा आचरण करना है, तो जब तक हमारा एक सभ्य समाज, एक उन्नत समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को याद रखनी है कि ये सारी चीजें यदि हम करते हैं तो हम अपने राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। देखो, भयभीत समाज यदि आपके देश में है तो आप कभी आशा कर ही नहीं सकते कि आप राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम जागृत कर लेंगे, ये याद रखना है। देखो, आप लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप धर्म शिक्षक बन के जा रहे हैं, वहां 500-700 सैनिकों का आपको प्रतिनिधित्व करना है, और प्रतिनिधित्व यदि करना है तो फिर आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। अब मैं एक उत्तरदायित्व में, बोध में और कर्तव्य में ये बता दूं कि मान लो आप किसी अपने यजमान के यहाँ कोई कार्यक्रम करते हैं कर्मकांड संबंधी, और आपका जो कर्मकांड का वो जो आप कार्यक्रम करते हैं उसका जैसे ही संपन्न होता है तो हो गया आपका कर्तव्य। लेकिन जब आपका उत्तरदायित्व जो आएगा तो आपकी जवाबदेही बनेगी कि उस अपने यजमान के सब परिवार में सुख शांति समृद्धि आए और उसके ऐसे नैतिक आचरण बच्चे सीखें कि इसमें हमारे समाज को, हमारे देश को फायदा हो। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे ज्यादा एक और जरूरी, कर्तव्य परायणता। सैनिकों में कर्तव्य परायणता बहुत जरूरी है। सैनिकों की बात कर रहा हूं मैं, इसको पॉइंट, क्योंकि कर्तव्य परायणता जिस सैनिक में होगी वो निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और जागरूकता के साथ आचरण करेगा, ये याद रखना। इसमें आप लोग अपना कर्तव्य ने, लेकिन इसके अंदर यदि आपको दायित्वबोध के अनुसार आचरण करवाएंगे तो जब हमारे सैनिक बलिदान देते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं तो यहां से निकल के आता है दायित्वबोध। यदि जिस भी सैनिक में दायित्वबोध की अनुभूति हो जाती है तो समझ लेना फिर वो कभी उसके सामने मृत्यु का भय आ ही नहीं सकता, कभी डर आ ही नहीं सकता है। उसका तो सीधा है कि जो ये हमारा भारत देश है या हमारा भारत राष्ट्र है,
उसको रहना चाहिए। मेरा जीवन एक नश्वर है, मैं रहूं ना रहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए और ये मेरा दायित्व है। तो दायित्व इसमें है तो मौलिक अंतर, लेकिन दायित्व की भावना सैनिकों में होना बहुत जरूरी है। अब ये दायित्व की भावना पैदा करना आप लोगों का कर्तव्य होगा, आप क्योंकि वहां पे धर्मगुरु बन के जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, साइको मनोवैज्ञानिक का कारण यही है। मनोविज्ञान आपको किसी व्यक्ति की हर वो स्थिति से परिचित करवाता है कि इस स्थिति में ऐसे हमको ये स्थिति जागृत करनी हो, ऐसे ये कर्तव्य जागृत करने है, ऐसे हम लोगों को इनको दायित्वशील बनाना है। ये सारी चीजें हमको देखना है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ी और आगे। देखो, चेतना जागृत होना नागरिकों में और सैनिकों में बहुत जरूरी है। और चेतना जागृत जब ही होगी जब आपके यहाँ का माहौल समाज में या सैनिक बटालियन में स्वस्थ माहौल होगा। वहां यदि कोई डर भय का माहौल होगा, कभी ऐसी चेतना कर्तव्यबोध दायित्वबोध की हो ही नहीं सकेगी। आपके अंदर आप डिसिप्लिन में रख सकते हैं मान लो, लेकिन डर भय से, और डर भय से किसी व्यक्ति को आप जीवन भर ऐसा करवा नहीं सकते। अब आते हैं हम एक और, आपके अंदर कल्पना का जीवन। आप लोगों को मैं कई बार समझ जा चुका हूं कि काल्पनिक जीवन अर्थवान नहीं होता है। यदि आपको एक साहित्य में एक बात होती है कि भोगा हुआ यथार्थ, जब तक आप उस यथार्थ को अनुभव नहीं कर लेंगे, उस यथार्थ पर नहीं चल लेंगे, जब तक आपको कर्तव्य की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। आप यदि काल्पनिक जीवन जी रहे हैं तो वो अर्थवान होता ही नहीं, उसका कोई मूल्य होता ही नहीं है। आप केवल मानसिक सुख प्राप्त कर सकते हैं केवल कल्पना करके, बाकी यथार्थ में आई। जैसे सैनिकों में एक मूल रूप से एक नियम होता है कि वो सबसे ज्यादा चलते हैं। आप आध्यात्मिक उससे एरिया से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र से, वो अच्छी बात है। आप इस दृष्टि से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आध्यात्म को आप वैज्ञानिक तरीके से यदि समझाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो उनको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत देश में जो सैनिकों की भर्ती होने की उम्र है वो परिपक्वता की उम्र नहीं होती है। उसमें केवल आपका साहस, संयम और धैर्य देखा जाता है। इसके आधार पर आपका कुछ ज्ञान का परिचय और आपका फिजिकल हुआ और इसके आधार पर आपकी भर्ती हो जाती है। तो उस समय भावनाओं का या भावों का इतना विकसित रूप पैदा नहीं हो पाता है। तो आप लोग यदि जाते हैं तो आप लोगों की 25+ इसीलिए रखी गई है कि आप उनके भावों को, उनकी भावनाओं को एकत्रित रखकर अपना उनको कर्तव्यबोध और दायित्वबोध का अनुभूति या अनुसरण करवाएं। तो ये सारी चीजें अब हमारे एक और आ जाती है। कभी कभी आपने जो भी दायित्वबोध का, देखिए आपने एक साधारण नौकरी में देखा होगा, उनको कभी भी ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको दायित्वता बताया नहीं जाता है कि आपका सरकार के प्रति या नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है। ये बताया जाता है केवल जो प्रशासनिक ऑफिसर होते हैं। साधारण जो ग्रेड बी और सी और वो सी और डी और बी वाले, इन लोगों को दायित्वबोध करवा ही नहीं जाता। यदि इनको दायित्वबोध होने शुरुआत या प्रशिक्षण में ऐसा करने लगे तो समझ लेना कि हमारे यहाँ का 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि दायित्वबोध में कोई भी सैनिकों को आप अंदर एक गुण देखना, तो उनके अंदर कभी प्रमाद, यदि आप ये ना समझ पाए तो इसका मतलब होता है लापरवाही, मुफ्तखोरी और अन्याय। आपने ऐसी कई घटनाएं देखी होगी कि कभी लड़की छेड़खानी में हमारे भारत देश में कोई सैनिक छुट्टी पर आता है और उसके कोई महिला के साथ ऐसी अभद्रता मार्केट में होती है, तो कहाँ एक 10-12 लड़कों की जो लफंगे टाइप के रहते हैं और अपना एक अलग सा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो सैनिक अकेला भिड़ जाता है, वो अंततः उसको लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी कई घटनाएं आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, और आप उसी समय आपकी ये भावनाएं ज्यादा जागृत हो जाती है, आप ज्यादा देशभक्त होते हैं और 5, 10, 15, 20 सेकंड में आपकी ये
भावनाएं सुसुप्त पड़ जाती है। तो इसको आप देशभक्ति मत मान लेना है कि नीचे कमेंट करते हैं और बहुत सारी शेयर भी कर देते हैं और लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, तो अपने आप को बड़ा देशभक्त नहीं मानना इन सारी चीजों में। देशभक्त की क्या कसौटियां होती हैं, आप लोगों ने वर्तमान में देखा होगा, हर एक दूसरा व्यक्ति बोल देता है कि आप देशद्रोही हैं और इस देश में चले जाइए, किसी को उस देश की सलाह देने की। तो ये राजनीतिक केवल भाषणबाजी होती है, तो इसमें नहीं पढ़ना। आपको एक यथार्थवादी चीजें, क्योंकि यथार्थवादी घटना में आप लोगों को इसलिए अनुभूति करवाऊंगा, जब भी आप, अभी तो ठीक है, वर्तमान जीवन में इसको लागू करेंगे, यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ लेना सद्गुणी व्यक्ति बन जाते हैं, आप मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार हैं। फिर आप यदि इंटरव्यू वो पहुंचते हैं इसके पेपर के बाद, फिजिकल मेडिकल के बाद, तो इंटरव्यू में वहां आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल उस दिन का न्यूज़पेपर बस पढ़ लेना और उसमें देख लेना कि आखिर मुख्य रूप से कहीं सेना संबंधित कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है, कोई विदेशी हमारे जो संबंध है किसी विदेश से, उसमें कोई कड़वाहट या मिठास तो नहीं आ रही है। ये बस देख के पहुंच जाना। फिर वो कुछ पूछ ले आपसे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको इंटरव्यू से बाहर। यदि ये सब स्थितियां आप देखो, इनसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि दायित्वबोध कर्तव्यबोध क्या है, लेकिन आप लोगों से इन चीजों पर प्रश्न बनाते हैं। अब आपका यहां से वो प्रश्न का उत्तर निकलेगा। वो ऐसी देखो, एक मैंने आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि एक ऐसा प्रश्न रहता है, उसमें वो 3 से 4 से 5 ऐसी स्थिति, वो सारे इसको बोलते हैं सद्गुण, इसको बोलते हैं उत्तरदायित्व कर्तव्य सद्गुण। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पर आपका उत्तर रहता है। देखो, आप काल्पनिक जीवन से बाहर निकल आते हैं, वो आप एक मायावी मिथ्या वाले जीवन से बाहर आते हैं और ईमानदार से आप अपना दायित्व तो समझते हैं कि मेरा दायित्व है कि मुझे उन्नत समाज का निर्माण करना है, मुझे सेना में जाके सेना का उन्नति करना या उसमें अपना योगदान देना है, वो आपको धर्मगुरु बनना है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण आपके अंदर आत्मसात करना पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, नहीं तो आपकी ये जितनी भी मेहनत है पूरी लास्ट में शून्यता। यदि देखो, ये उत्तरदायित्व और कर्तव्य यदि जिस नागरिक के अंदर नहीं होंगे या जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे, तो वो उसका राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। यदि आप किसी जुलूस में, किसी रैली में जाते हैं और कोई भी यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो समझ लेना आपके अंदर, आप अपने आप में भले ही मानते हैं कि मैं देशभक्त हूँ और किसी भी विशेष चीज के हित के लिए किसी भी अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाना, ये देशभक्ति नहीं होती है। किसी में मैं देशभक्ति और या राष्ट्र प्रेम इन सारी चीजों पर एक क्लास लेके आपको समझा दूंगा, फिर आप उस दृष्टि से देखने लगना कि आखिर मनोविज्ञान क्या देखता है और एक हमारी ये भावनाएं जो बार बार आहत हो जाती हैं, इनका क्या मतलब होता है हमारे जीवन में। ठीक है, धन्यवाद।